नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए 500 क्वेश्चंस और ये 500 क्वेश्चन है पूरे आर्ट एंड कल्चर से। इसको लिया गया है नितिन सिंघानिया की बुक से, सीसीआरटी से, फेसेट्स ऑफ इंडियन कल्चर जो स्पेक्ट्रम वाली बुक आती है वहाँ से, और क्लास 11 की एनसीईआरटी की फाइन आर्ट की बुक से। ये पूरे 500 क्वेश्चन जो होंगे पूरी तरह से बाइलिंगुअल होंगे। यूपीएससी के लिए आईएएस, पीसीएस, एसएससी, टीईटी, आरआरबी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और अदर सिविल सर्विस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सारे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पेड कोर्सेज चलते हैं सभी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। आपको यूपीएससी और दूसरे स्टेट पीसीएस के लिए, जो कि फिलहाल अभी यूपीपीएससी और एमपीपीएससी और बीपीएससी के लिए ही चल रहे हैं और यूपीएससी के लिए भी चल रहे हैं। आप इन 2 नंबर्स पे कॉल कीजिए और बिल्कुल ही इन पेड कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए अगर आप रियली इन एग्जाम्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं तो। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, आप उसको बिल्कुल ही ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स और वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। आर्ट एंड कल्चर 500 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट देखते हैं। 228 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा कहते हैं सही है? पहला है, संस्कृत बिलोंग्स टू द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। संस्कृत जो भाषा है वो द्रविडियन समूह से संबंधित है। दूसरा है, संस्कृत इज द मदर ऑफ मेनी इंडियन लैंग्वेज। संस्कृत कई भारतीय भाषाओं की जननी है। तीसरा, इट इज मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। यह हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। और चौथा है, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ संस्कृत कैन बी फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन एट जूनागढ़। संस्कृत के उपयोग का पहला प्रमाण जूनागढ़ के रुद्र दमन के शिलालेख में पाया जा सकता है। ये 4 स्टेटमेंट हो गए। करेक्ट कोड चुनिए। ए है 1 2 3, बी है 2 3 4 और सी है 2 3 और डी है 1 और 4। मैं आपको बताता हूं कि सही क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी। बी कहने का मतलब है कि ये हो गया हमारा 2 3 और 4। इसका मतलब कि स्टेटमेंट 1 जो है हमारा ये गलत है। क्या है? संस्कृत बिलोंग्स टू द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि द्रविडियन भाषा जो है साउथ इंडिया में है और आर्य अधिकतर जो थे वो नॉर्थ इंडिया में ही थे और कुछ एक जो है हमारे बीच वाले हिस्से में भी गए थे, जो दक्कन प्लेट्यू वाला हिस्सा है तो वहां पे भी गए थे, लेकिन बहुत कम संख्या में गए थे। आप देखिए कि संस्कृत भाषा को हम ओल्ड इंडो आर्यन समूह से संबंधित मतलब करते हैं, जो पुरानी इंडो आर्य भाषाओं से संबंधित है। संस्कृत क्या है? आर्य थे। आर्य की ही भाषा, जब आर्य आए थे तो उन्हीं की भाषा थी संस्कृत। तो ये इंडो आर्य भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट हम चलते हैं 223। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। नीचे दिए हुए स्टेटमेंट को आप देखिए और सही आंसर को चूज कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, अराउंड 25% ऑफ इंडियन स्पीक लैंग्वेज बिलोंगिंग टू इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। अब 25% जो भारतीय हैं वो क्या करते हैं, जो भी भाषा बोलते हैं वो इंडो आर्यन भाषा समूह की से संबंधित भाषा है। फिर हम देखते हैं द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत ग्रामर बिगिन विद पाणिनि एंड हिज बुक अष्टध्यायी। अब संस्कृत व्याकरण का विकास पाणिनि के साथ उनकी पुस्तक अष्टध्यायी से शुरू हुआ था। थर्ड हम देखते हैं कि ललित विस्तार, द मोस्ट सेक्रेड महायान टेक्स्ट वॉज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। ललित विस्तार जो था सबसे पवित्र महायान ग्रंथ था, उसको प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ये 3 हमारे पास स्टेटमेंट हो गए। अब हम चलते हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट कोड। सही कोड आप चुनना है। ए है 2, बी है 1 और 2, सी है 2 और 3 और डी है नन ऑफ देम। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे सही क्या होगा। सही होगा करेक्ट ऑप्शन ए। यहाँ पे दिखा रहा है कि सिर्फ 2 है, दैट मीन स्टेटमेंट 1 और 3 है रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 को हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है भारत में लगभग 25% भारतीय जो है वो इंडो आर्यन भाषाओं को बोलते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। सिर्फ 25% ही नहीं, भारत में अराउंड आप पाएंगे कि ये 25 काटिए और यहाँ पे लिखिए 74% इंडियंस। कितने? 74% जो इंडियन है वो इंडो आर्यन भाषाओं को बोलते हैं। दूसरा है, हम देखेंगे ललित विस्तार, द मोस्ट सेक्रेड महायान टेक्स्ट विच वॉज रिटन इन संस्कृत। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ललित विस्तार, महायान क्या है? महायान हमारा संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से। महायान, हीनयान, वज्रयान, ये सारे वहाँ पे डिफरेंट उसमें सब कम्युनिटीज हैं बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म की सब कम्युनिटीज हैं, उसमें ललित विस्तार जो है उनका पवित्र महायान ग्रंथ है, जिसको कि हमारे प्राकृत भाषा में न लिख करके किसमें लिखा गया है? उसको लिखा गया हमारे संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट हम चलते हैं 224। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट?
फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, प्राकृत वॉज एसोसिएटेड विद द कॉमन पीपल, ऑन द अदर हैंड संस्कृत वॉज यूज्ड बाय द लर्न पीपल और द एलीट, स्पेशली ब्राह्मण्स। कहा जा रहा है कि प्राकृत का संबंध आम लोगों से था, जबकि संस्कृत का प्रयोग विद्वान लोग या कुलीन ब्राह्मण लोग ही करते थे। कहा जाता है कि पुराने समय में, एंशिएंट इंडिया में, प्राकृत सारे आम लोग बोलते थे, जबकि संस्कृत जो है वो सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग होते थे, विद्वान, जो ग्रंथ वगैरह ये सब वेद पढ़ लेते थे, वो पढ़ते थे, या फिर अच्छे कुल में जन्म लिया होगा कुलीन ब्राह्मण, वो बोलते थे। दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं, मैनी लैंग्वेजेस सच एज अर्ध मगधी, पाली एंड अपभ्रंश वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्राकृत। कई सारी भाषाएं जैसे अर्ध मगधी, पाली और अपभ्रंश जैसी कई भाषाओं की उत्पत्ति प्राकृत से हुई है। तो ये हो गया हमारा दो स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट के बाद हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। आप देखिए, हमारा ए है 1, बी है 2 और सी है 1 और 2 और डी है हमारा नीदर 1 नॉट 2। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? सही ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन सी। सी का मतलब दोनों ही सही है। सही बात है कि प्राकृत जो भाषा है पुराने समय में सारे लोग बोला करते थे, जबकि संस्कृत जो थी वो ग्रंथों की भाषा थी, वेदों की भाषा थी, पुराणों की भाषा थी, और इस भाषा को खाली विद्वान लोग जानते थे और कुलीन ब्राह्मण ही इसका प्रयोग करते थे। दूसरा था कि कई सारी लैंग्वेजेस हम जानते हैं कि उस समय के पुराने जो महाजनपद थे उनमें अर्ध मगधी हो गया, पाली हो गया, अपभ्रंश हो गया, ये सारी की सारी प्राकृत भाषा से ही निकली हुई थी। इनकी उत्पत्ति प्राकृत भाषा से ही हुई थी। 225 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, द टेक्स्ट इन पाली रिटन जनरली इन देवनागरी स्क्रिप्ट। पाली में जो भी चीजें लिखी जाती हैं वो आमतौर पर देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। दूसरा है, पाली सर्व्स एज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ त्रिविड़ा बुद्धिज्म। पाली थेरवाद बौद्ध धर्म के लिंगुआ फ्रैंका के रूप में कार्य करता है। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब क्या होता है? लिंगुआ फ्रैंका का मतलब है कि जो आम वहां पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भाषा होती है, जिसकी भाषा में लोग आपस में बातचीत करते हैं या फिर कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन करते हैं, उसको लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। तो पाली थेरवाद बौद्ध धर्म के लिंगुआ फ्रैंका के रूप में कार्य करती थी। ठीक है। तीसरा हम चलते हैं कि सेवरल जैन टेक्स्ट एंड रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोक वर आल्सो रिटन इन अर्धमगधी। कई सारे जैन ग्रंथ और अशोक के शिलालेख अर्धमगधी में लिखे गए थे। अब हमें चुनना है कि करेक्ट कोड कौन कौन से हैं। ए हम देखिए 1, 2 है, और बी है 1 और 3, और सी है 2, और डी है ओनली 1 और 3। इसमें हम देखते हैं कि सही क्या होगा। सही हमारा है करेक्ट ऑप्शन बी। बी अगर कहते हैं तो ओनली 2 और 3, दैट मीन स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 में क्या गलत है? द टेक्स्ट इन पाली वर रिटन जनरली इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। कौन सी भाषा है यहाँ पे? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अभी हम जो हिंदी लिखते हैं, हिंदी हमारी लिखी जाती है, आपको कौन सा स्क्रिप्ट पता है? हिंदी को हम जानते हैं कि हिंदी लिखी जाती है देवनागरी स्क्रिप्ट में। लेकिन आपको पता है कि लगभग 12वीं शताब्दी के पहले, मतलब कि 1200 जो हमारा एडी है, उसके बाद से ही हिंदी का जो लिखना हुआ वो देवनागरी में हिंदी लिखी जाती थी। उससे पहले जो है हिंदी किस में लिखी जाती थी? हिंदी को भी ब्राह्मी में ही लिखा जाता था। तो ये बात आप बिल्कुल ही दिमाग में रख लीजिए कि पाली जो है वो जनरली ब्राह्मी में लिखी जाती थी, और 1200 ईस्वी के पहले हिंदी की स्क्रिप्ट जो थी वो भी ब्राह्मी ही थी। नेक्स्ट 226 जानिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? और आप चलिए फर्स्ट देखते हैं, काश्तकारी लकड़ी की नक्काशी गोवा से संबंधित है। सिक्की का ग्रास शिल्प मतलब घास से बना हुआ शिल्प, वो है सिक्किम से। फिर है शीतल पट्टी ग्रास मत, असम से, मतलब कि शीतल पट्टी घास की जो चटाई होती है, घास की चटाई होती है, वो असम से संबंधित है। और कुंडा बम्बू स्टेप्स वो मेघालय से संबंधित है। अब आपको देख रहे हैं सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ए है ओनली 1, बी है ओनली 1 और 3, सी है ओनली 2 और 4, और डी है ओनली 2, 3 और 4। अब हम देखते हैं कि सही यहाँ पे क्या होगा। सही होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन बी। बी अगर बोलते हैं इसका मतलब 1 और 3 सही है, मतलब कि 2 और 4 गलत होगा। 2 और 4 में क्या गलत है? सिक्की का घास शिल्प जो है वो लिखा है कि सिक्किम से संबंधित है, लेकिन सिक्की का जो घास शिल्प है वो बिहार से संबंधित है। देखिए, तो यहाँ से जो सिक्की का घास शिल्प जो है दूसरे में आपने लिख रखा है, यहाँ से सिक्किम को काटिए और यहाँ पे क्या लिखिए? बिहार से संबंधित है ये। ठीक है। उसके बाद से हम देखते हैं कि खोंडा बाज की जो सीढ़ियाँ है वो मेघालय लिखा है,
ये बिल्कुल ही गलत है। खुंडाबाज की जो सीढ़ियां हैं वो कहाँ से संबंधित है? हमारे खुंडाबाज की सीढ़ियां पंजाब से संबंधित है। तो आप यहाँ पे इसको खुंडाबाज की सीढ़ियों को मेघालय को काट करके यहाँ पे और यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या होगा, ये होगा हमारा पंजाब। नेक्स्ट हम चलते हैं 227 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन से कथन सही है? पहला है त्रिपिटिका ऑफ बुद्धिज्म रिटन इन पाली। अब बौद्धों का जो त्रिपिटक लिखा गया है बौद्ध धर्म का, वो पाली में लिखा गया है। दूसरा हम देखते हैं इलू इज द एंशिएंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न सिंगल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। अब एलू जो है वो श्रीलंका की आधुनिक सिंगल भाषा का प्राचीन रूप है। तीसरा देखते हैं अशुघोष बुद्ध चरित आर ऑल्सो रिटन इन प्राकृत। अशुघोष की बुद्ध चरित जो है वो भी प्राकृत में लिखी गई है। अब आप करेक्ट कोड चुनिए। ए है 1, बी है 2, सी है 1 and 2 और डी है ऑल ऑफ देम। आपका क्या आंसर होगा? करेक्ट ऑप्शन सी। सी को हम देखते हैं ओनली 1 and 2, दैट मीन्स स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। तीसरे में क्या करता है? अशुघोष की जो बुद्ध चरित है वो संस्कृत में लिखी गई है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? अशुघोष की बुद्ध चरित जो है वो हमारी प्राकृत में लिखी गई है। यहाँ पे प्राकृत को आपको काट देना है, प्राकृत को काटिए और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? ये हमारी संस्कृत में लिखी गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं 228 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। द्रविडियन भाषा के समूह को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सेकंड है मलयालम इज द यंगेस्ट लैंग्वेज ऑफ द द्रविडियन ग्रुप। मलयालम जो है वो द्रविड़ समूह का सबसे नवीनतम, सबसे नई भाषा है। अब सेलेक्ट द करेक्ट कोड। आप देखिए ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी बोथ 1 2 और डी है नीदर 1 नॉर 2। क्या यहाँ पे सही होगा? आपको मैं दिखाता हूँ। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी। बी कहने का मतलब है कि ओनली 2 सही है, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा गलत है। स्टेटमेंट 1 में क्या कहा गया? द्रविडियन भाषा समूह को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह बात गलत है। क्या होना चाहिए? द्रविडियन भाषा को 3 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें क्या है? एक होगा हमारा नॉर्दर्न समूह, ठीक है, नॉर्दर्न ग्रुप की भाषा। दूसरा होगा हमारा सेंट्रल जो है सेंट्रल द्रविडियन और तीसरा है हमारा सदर्न द्रविडियन। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसको, और ये कौन से रिलेटेड है? ये है हमारे द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप। तो ये 3 भाषाओं में नॉर्थ द्रविडियन, सेंट्रल द्रविडियन और हमारा सदर्न द्रविडियन, तो ये 3 भाषा 3 ग्रुप में द्रविडियन भाषा को बांटा जा सकता है। उसके बाद से देखते हैं 229 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम आर द 4 मेजर लैंग्वेजेस ऑफ द्रविडियन ग्रुप। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम ये द्रविड़ समूह की 4 प्रमुख भाषाएं हैं। तो एक हो गया। दूसरा आप देखिए तमिल इज न्यूमेरिकली द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द्रविडियन लैंग्वेज। तमिल जितनी भी द्रविडियन भाषाएं हैं उसमें सबसे बड़ी है। फिर जानिए तमिल द ओल्डेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। तमिल भाषा का सबसे पुराना और शुद्ध रूप है। तो ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट हो गए। अब हमें आपको बताना है कि करेक्ट कोड इसमें से हमारा कौन सा होगा। करेक्ट कोड के लिए आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। हमारे पास ए है ओनली 1 और बी है 2, सी है 1 and 3 और डी है ऑल ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए यहाँ पे? ये है करेक्ट ऑप्शन सी। सी का मतलब है कि कथन जो है, देखिए सी देखिए 1 3 4 मतलब कि जो स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। क्या है? तेलुगु इज न्यूमेरिकली द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द्रविडियन लैंग्वेजेस। तेलुगु संख्यात्मक रूप से सभी द्रविडियन भाषाओं में सबसे बड़ी है। लोग इसके पहले क्या सोच रहे थे कि तमिल जो है लार्जेस्ट हमारी द्रविडियन लैंग्वेज है, राइट? दिस इज व्हाट वी वर थिंकिंग, बट तमिल जो है नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? तेलुगु जो है वो लार्जेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं 223 देखते हैं विच ऑफ 230 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है हमारे पास अहोम लैंग्वेज बिलोंग टू तिब्बतो बर्मन ग्रुप। अहोम भाषा तिब्बत बर्मन समूह की भाषा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं भूटिया बिलोंग्स टू तिब्बतन ग्रुप। भूटिया जो लोग होते हैं वो तिब्बती समूह के हैं। तीसरा है लिम्बो बिलोंग्स टू नॉर्थ आसाम। लिम्बो जो है उत्तरी असम समूह से संबंधित है। चौथा देखिए शेरपा बिलोंग्स टू हिमालयन ग्रुप। शेरपा जो है वो हिमालयी समूह से संबंधित है। फिर हम यहाँ पे करेक्ट कोड देखेंगे। ए है हमारा ओनली 1, बी है 2 and 4 और सी है 1 3 4 और डी है ऑल ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए हमारा यहाँ पे? देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए मतलब कि ओनली 2 जो है वो सही है। भूटिया तिब्बत समूह की भाषा है। ठीक है, भूटिया तिब्बत समूह के, भूटिया लोग जो हैं
या भूटिया भाषा भी आप ये समझ सकते हैं। भूटिया लोगों की बात करिए, भूटिया तिब्बती समूह से हैं। 134 जो है वो हमारा गलत है, एक एक करके देखेंगे। अहोम लैंग्वेज बिलोंग्स टू सियामीज चाइनीज ग्रुप। अहोम भाषा जो है वो श्याम चीनी समूह से संबंधित है। अब यहाँ पे अहोम से आप क्या समझते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ AHOM, अहोम। अहोम से क्या समझते हैं, आज का जो असम है, असम, वो पहले असोम कहा जाता था, और ये असोम जो था वो पुराने अहोमों का ही यहाँ पे शासन था। ये यूजुअली आप पाएंगे कि जो नीचे वाला हमारा मियांमार वाली जगह वहाँ से आए थे, और वहाँ पे जो भाषा बोली जाती थी वहाँ पे मतलब सियामीज और चाइनीज ग्रुप की भाषाएं बोली जाती थी। तो अहोम भाषा उनसे संबंधित है। अहोम और असम, ये असम शब्द जो आया है अहोमों से ही आया है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा तो सही है, तीसरा हम देखते हैं। तीसरा जो गलत था, यहाँ पे क्या कर रहा था, लिम्बो जो है वो लिम्बो उत्तरी असम समूह से संबंधित है, ये बिल्कुल ही गलत है। लिम्बू अगर मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ लिम्बू, तो ये जो है ये हमारी संबंधित है किससे, हिमालयन ग्रुप से, राइट, हिमालयन ग्रुप से ये संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शेरपा बिलोंग्स टू तिब्बतन ग्रुप। लिखा गया है कि पहले क्या बोला जाता है कि शेरपा जो लोग होते हैं, शेरपा आपने देखा होगा कि यूजुअली ये आपके नेपाल वाले एरिया में मिल जाएंगे, या फिर आप सिक्किम वगैरह हिस्से में जाते हैं तो वहाँ पे आपको शेरपा मिल जाएंगे। आपको लगेगा कि ये हिमालयों में रहने वाले लोग हैं और हिमालयी समूह के हैं, ये बात गलत है। शेरपा जो हैं वो हमारे तिब्बती समूह के हैं। तो बिल्कुल इन बातों को क्लियर रखिए, कन्फ्यूज़न में नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि एक बार आप अंदाज़ा लगाएंगे बिल्कुल ही फट से गलत हो जाएगा, क्योंकि शेरपा सोचते ही आपके दिमाग में आएगा कि ओके हिमालय वाले लोग हैं ये, ठीक है। या अहोम जो है वो कौन सी भाषा है, वो उसको आप सोच लेंगे तिब्बत बर्मन, क्योंकि बर्मा से लगती हुई है, और कहते हैं कि जो अहोम थे वो कभी बर्मा के ही रहने वाले थे, और उन लोगों ने चूँकि मियांमार बर्मा, और उन्हीं लोगों ने भारत के ऊपर कभी असम वाले हिस्से के ऊपर लेकर के काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे शासन किया था। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 231। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट है हमारा, लैंग्वेज ऑफ मुंडा और कोल बिलोंग्स टू मिडल इंडो आर्यन ग्रुप। मुंडा और कोल समूह की जो भाषा है वो मध्य इंडो आर्यन समूह से संबंधित है। दूसरा हम देखते हैं, लैंग्वेज ऑफ मुंडा और कोल ग्रुप्स आर स्पोकन इन सेंट्रल ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। मुंडा या कोल समूह की भाषा जो है वो मध्य पूर्वी या फिर उत्तर पूर्वी भारत में बोली जाती है। अब आपको करेक्ट कोड यहाँ पे चुनना है, सही कोड चुने। ए है 1, बी है 2, सी है बोथ 1 and 2, और डी है नीदर 1 नॉर 2। आप यहाँ पे देखिए कि सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। बी का मतलब कि सिर्फ जो है ये हमारा 2 सही है, इसका मतलब कि हमारा बाकी जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत हो गया। क्या यहाँ पे गलत हो गया, कहा जा रहा है स्टेटमेंट 1 में कि मुंडा या कोल समूह की भाषा मध्य इंडो आर्यन समूह की भाषा से संबंधित है। यही बात यहाँ पे गलत है, क्योंकि मुंडा या कोल की भाषा जो है वो हमारे ऑस्ट्रिक ग्रुप से संबंधित है, ठीक है, बिल्कुल ही ध्यान से रखना है इसको। इंडो ऑस्ट्रिक ग्रुप से ये संबंधित है। 232 देखते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिए, निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट देखिए, आर्टिकल 343(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) में यह कहा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा हिंदी भाषा ही हमारे संघ सरकार की राष्ट्रीय भाषा होगी, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज, इस चीज़ को मार्क कर लीजिए कि नेशनल लैंग्वेज यहाँ पे 343(1) में लिखा गया, और आपको विवेक इस्तेमाल कीजिए कि क्या वो नेशनल लैंग्वेज नाम की चीज़ लिखी गई है। दूसरा देखिए, इंग्लिश इज अ सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार अंग्रेजी को संघ की सहायक राजभाषा की परिस्थिति प्रदान की गई है। सेलेक्ट द करेक्ट कोड है, ए है 1, बी है 2, सी है बोथ 1 and 2, डी है नीदर 1 नॉर 2। क्या होना चाहिए आप देखिए ध्यान से, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी। बी कहने का मतलब है कि सिर्फ जो है हमारा 2 सही है। 2 कहेंगे तो स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 क्या है कि आर्टिकल 343(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। देखिए इसमें पूरा आंसर जो आपको दिख रहा है वो बिल्कुल ही सही है, कुछ हिस्से को छोड़ करके, और वो कुछ हिस्सा ही पूरे आंसर को गलत कर रहा है। 343(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) में यह लिखा गया है कि देवनागरी लिपि में
लिखी जाने वाली हिंदी भाषा वो संघ सरकार की राजकीय भाषा होगी, मतलब राजभाषा होगी। ठीक है, तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज वो होगी, वो बात लिखी गई है। जो नेशनल लैंग्वेज जो मैंने घेरा था वो नहीं होगा, क्योंकि भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या है? हिंदी है। और जैसा कि आपने जाना कि राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार से इंग्लिश भी इसकी हिंदी की एक सहायक भाषा है, मतलब कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के काम हैं वो या तो हिंदी में होंगे या फिर वो इंग्लिश में होंगे, दो ही भाषाओं में होंगे। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों क्या है? राजभाषा है। एकदम दिमाग खोल के इस बात को डाल लीजिए। आप कभी भी ये मत कहिए कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है। क्या है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज? हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इंग्लिश मतलब सहायक है, राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट जो था वो हमारा गलत था, ये आपने जान लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं 233 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के लैंग्वेज के बारे में सही है? ठीक है, लैंग्वेज ऑफ इंडिया के बारे में सही है। पहला स्टेटमेंट अब देखते हैं। प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेजेस इन टोटल लिस्टेड अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए कि भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत कुल 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है कि ये जो 22 भाषाएं हैं वो भारत की भाषाएं हैं जो कि 8वीं शेड्यूल में दी गई हैं। दूसरा जो है, इनिशियली देयर वर 15 लैंग्वेजेस सेलेक्टेड अंडर द 8th शेड्यूल। पहले जो थी भारत में 15 भाषाएं ही थी जो कि 8वें शेड्यूल में दी गई थी। तीसरा देखिए, मैथिली वॉज एडेड थ्रू 71st अमेंडमेंट एक्ट, जो संविधान संशोधन अधिनियम 71वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था 1992 का, उसमें 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को जोड़ा गया था। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन की बात की जा रही है। सेलेक्ट द करेक्ट कोड है A1, B1 and 2, C1 and 3 और D है only 3। क्या सही होगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए करने का मतलब only 1 सही है, 2 चीजें गलत है। 2 चीजें क्या क्या गलत है? दूसरा देखिए, मतलब 2 और 3 गलत है। 2 और 3 गलत कैसे है? यहाँ पे हमने क्या कहा कि ए जो है ये हमारा सही है। 2 और 3 कैसे गलत है? इनिशियली देयर वर 15 लैंग्वेजेस सिलेक्टेड अंडर द 8th शेड्यूल, मतलब कि प्रारंभ में 8वीं अनुसूची के तहत 15 भाषाओं का चयन किया गया था। ये गलत है। कितनी भाषाएं थी? वो भाषाएं हमारी, ये 15 भाषाएं 9 होकर के कितनी भाषाएं थी? ये हमारी 14 लैंग्वेजेस थी पहले स्टार्ट में। कितनी? 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में। फिर हम देखते हैं कि कहा जा रहा है कि संविधान के 71वें संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, 8वीं अनुसूची में मैथिली को जोड़ा गया था। यह बात जो है ये गलत है। मैथिली को 92 मतलब 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से, कितने? 2003 से 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 234 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे दिए गए में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट है कश्मीर इज अमॉन्ग द इनिशियल 14 लैंग्वेजेस अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो शुरू को मैंने बताया कि संविधान में जो 8th शेड्यूल में कितनी भाषाएं थी? 14 लैंग्वेजेस थी। अब इन 14 लैंग्वेजेस में स्टार्ट में कहा जा रहा है कि कश्मीरी भी जो थी वो एक लैंग्वेज थी। ठीक है, इन 14 की ही एक बात हो गई। दूसरा कहा कि इंग्लिश इज लिस्टेड इन 22nd लैंग्वेजेस अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कहा जा रहा है कि भारत के जो 8वीं शेड्यूल में अभी फिलहाल में कितनी भाषाएं हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं। अब इस 22 लैंग्वेजेस में, 22 भाषाओं में अंग्रेजी भी है, इसके एक भाषा क्या है? इंग्लिश भी है। तो ये बात तो आपको कंफर्म हो गई। ठीक है, कि 22 भाषाओं में एक इंग्लिश है। अब आपको बताइए कि यहाँ पे कौन सा सही होगा? ए हो गया 1, बी हो गया 2, सी हो गया बोथ 1 and 2 और डी हो गया नीदर 1 nor 2। क्या सही होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए का मतलब कि सिर्फ जो है पहला सही है। मतलब कश्मीरी संविधान की 8वीं अनुसूची की जो 14 भाषाएं थी ये वाली, वो उसमें एक भाषा कश्मीरी थी। ठीक है, लेकिन दूसरी जो है वो गलत है कि इंग्लिश जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें इंग्लिश जो है वो नहीं है। इंग्लिश हमारी नहीं है भाषाओं में। नेक्स्ट हम चलते हैं 235 देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेट्स आर फ्री टू अडॉप्ट एन ऑफिशियल लैंग्वेज। जो भी राज्य हैं भारत में, जितने भी राज्य हैं, उनको यह अधिकार है कि वो अपने हिसाब से अपनी राजभाषा को चुन लें।
सेकंड है द लैंग्वेज टू बी अडॉप्टेड बाय द स्टेट शुड कंपल्सरी टू बी वन ऑफ दोज लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल। राज्यों द्वारा अगर कोई भाषा अपनाई जाती है राजभाषा के रूप में तो वो 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में से एक होनी चाहिए। तीसरा हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड आर द ओनली स्टेट विच हैव इंग्लिश एज देयर ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। अब भारत में सिर्फ 2 ही स्टेट हैं। पहला स्टेट हमारा कौन सा हो गया, एक अरुणाचल प्रदेश और दूसरा हो गया नागालैंड। ये 2 ही ऐसे हमारे स्टेट हैं जहां पे इनकी स्टेट की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो है कौन सी, इंग्लिश। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मिल गए हैं। अब इनमें से आपको करेक्ट कोड चुनना है, कौन सा है, ए ओनली 1, बी है 1 and 2, सी है 1 and 3 और डी है ओनली 2 and 3, राइट। आपको बताना है कि कौन सा इसमें हमारा सही है। करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा सी कहने का मतलब है कि ओनली 1 and 3 सही है। दूसरा जो है वो गलत है। दूसरा गलत क्या है कि द लैंग्वेजेस टू बी अडॉप्टेड बाय द स्टेट शुड कंपल्सरी बी लिस्टेड इन वन ऑफ दो लैंग्वेजेस लिस्टेड। मैंने यहाँ पे आपको एक बात कही थी, बात ये कही थी कि जितने भी स्टेट हैं भारत में, अभी जितने भी स्टेट हैं वो क्या कर सकते हैं कि ये सारे स्टेट हमारे अपने हिसाब से अपने भाषा को चुन सकते हैं। मतलब कि उनको ये फ्रीडम है कि दे कैन हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। सबको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चुनने का पूरा ही अधिकार है, किसको, स्टेट्स को। लेकिन यहाँ पे एक बात इसमें स्टेटमेंट 2 में कही गई थी कि ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो चुन रहे हैं वो हमारे 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं उनमें से 1 होना चाहिए, राइट। तो यह बात जो है गलत है, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो 8वीं अनुसूची की भाषा हो। फिर हम देखते हैं 236 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच करेक्टली इन कॉन्टेक्स्ट विद ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। अब आप यहाँ पे देखिए और आप बताइए कि राज्यों की आधिकारिक राजभाषा के संदर्भ में कौन सा सही से मिलान किया गया है, सुमेलित है। आप देखिए यहाँ पे पहला कहा गया है कि मिजोरम की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। मिजोरम की ऑफिशियल लैंग्वेज जो राजकीय भाषा है वो अंग्रेजी है। त्रिपुरा की कोकबोरोक है, नागालैंड की बोडो है और पुदुचेरी की फ्रेंच है। करेक्ट कोड आप चुनिए। ए है 1 and 2, बी है 1 and 3, सी है 2, 3 और बी डी है। यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे डी होना चाहिए, ओनली 2 and 4। क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी। सिर्फ 2 and 4 सही है। मतलब ये ऊपर की 2 मिजोरम की भाषा अंग्रेजी नहीं है और त्रिपुरा की भाषा कोकबोरोक नहीं है। क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे, मिजोरम की भाषा कौन सी है, मिजो है, और नागालैंड की भाषा आधिकारिक भाषा डी है ना, 2 and 4, मतलब 1 and 3 हमारा सही है। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी। डी कहने का मतलब है कि ओनली 2 and 4 और राइट, दैट मींस स्टेटमेंट 1 और 3 जो है वो हमारे गलत हैं। स्टेटमेंट 1 और 3 में क्या है, एक तो हो गया कि मिजोरम की भाषा यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी। अंग्रेजी ये नहीं होगी, ये मिजोरम की भाषा यहाँ पे कौन सी होगी, यहाँ पे मिजोरम की भाषा होगी मिजो। फिर तीसरा क्या है, नागालैंड की भाषा लिखा है बोडो, ये भी नहीं होगी। नागालैंड की भाषा कौन सी होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो होती है इंग्लिश, जिसमें वहाँ के ऑफिस के राजकाज जो भी कागज पत्र के काम होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 237 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्लासिकल लैंग्वेज। अब क्लासिकल लैंग्वेज मतलब शास्त्रीय भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला हमारे पास स्टेटमेंट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द क्लासिकल लैंग्वेजेस इन 1995। भारत सरकार ने 1995 में शास्त्रीय भाषा घोषित की। अब इसमें क्या है, संस्कृत वॉज डिक्लेयर फर्स्ट एज ए क्लासिकल लैंग्वेज। संस्कृत को पहली शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। करेक्ट कोड आपको चुनना है। ए 1 सही है, बी 2 सही है और सी बोथ 1 and 2 सही है और डी नीदर 1 nor 2 सही है। कौन सा हमारा होगा, यहाँ पे हमारा चयन होगा करेक्ट ऑप्शन डी। मतलब कि दोनों में ही कथन हमारे गलत हैं। दोनों ही कथन हमारे क्या गलत हैं, कहा गया है पहले कथन में कि भारत सरकार ने 1995 में शास्त्रीय भाषा घोषित की, यह बिल्कुल ही बात गलत है। भारत सरकार ने 2004 में पहली अपनी शास्त्रीय भाषा घोषित की गई थी। फिर क्या है, तमिल को पहली शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि संस्कृत को पहली शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था, यह बात गलत है। कौन सी पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी, हमारी शास्त्रीय भाषा थी पहली तमिल, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं 238 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है और आपको अगर ये पता होना चाहिए, चलिए मैं नहीं बताता हूँ आपको। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है।
ए है कन्नड़, बी है मणिपुरी, सी है मलयालम और डी है उड़िया। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी हमारी शास्त्रीय भाषा नहीं है। सीधे सीधे आपको नाम बोलना है। करेक्ट ऑप्शन बी जो है मणिपुरी भाषा नहीं है। वैसे शास्त्रीय भाषाएं अभी टोटल कितनी है? टोटल इनकी संख्या है 6। ठीक है, उसमें कौन कौन सी हैं? हमारी एक हो जाती है तमिल, पहले जाना था, उसमें हमारी संस्कृत भी है, और आपका यहाँ पे कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, उड़िया, और आप कमेंट करके बताइए कि छठा जो है कौन सा है। 239 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। आप जो है करेक्ट स्टेटमेंट को चुनिए और स्टेटमेंट को देखिए और सही आंसर को बताएं। पहला है सो फार देयर आर 6 लैंग्वेज डिक्लेयर्ड एज क्लासिक लैंग्वेज। अभी पिछले मैं आपको बता चुका हूं, उसके हिसाब से आप बताइए कि 6 भाषाएं को संस्कृत शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है। यह बात सही है, गलत है। दूसरा है उड़िया इज द लेटेस्ट विच इज डिक्लेयर्ड एज क्लासिक लैंग्वेज। अब उड़िया जो भाषा है वो सबसे नवीनतम भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा का ओहदा दिया गया है। करेक्ट कोड चुनिए। ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है neither 1 nor 2। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी में हम देखें तो सी का मतलब है बोथ 1 and 2 हमारी दोनों ही सही है। 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषा हैं और सबसे नई भाषा जो है वो हमारी उड़िया है। अब पिछले में जो मैंने अधूरा छोड़ दिया था वो अभी मैं पूरा कर देता हूँ। कौन कौन सी है आप जानिए कि देयर आर 6 हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस है, राइट। बिल्कुल ही ध्यान से इसको समझिए। 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। एक एक करके बहुत ही आराम से मैं लिखूंगा, बिल्कुल तेज नहीं भागेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 ये भाषाएं हो गई। पहली शुरू कीजिए, पहली हो गई तमिल, और यही याद रखिए तमिल को ऊपर देने का मतलब है कि सबसे ओल्डेस्ट जो है ये भाषा है हमारी, क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। और कब से स्टार्ट हुआ है? ये 2004 से। फिर क्या हुआ? दूसरा जो है वो हमारी है संस्कृत, राइट, संस्कृत। तीसरा है वो है हमारी तेलुगु, यहां पे मैं लिखता हूं आपको तेलुगु। चौथा है वो है हमारी कन्नड़, ठीक है, कन्नड़। और पांचवा है हमारा मलयालम, और छठा कौन सा है? उड़िया। तो ये 6 ही शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा का मतलब कि उसका कुछ ना कुछ बहुत ही पुराना कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि मतलब पुराना अपना लिटरेचर होना चाहिए, ठीक है, उसकी अपनी एक लिपि होनी चाहिए। ये सारी चीजें इसमें हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं 240 पे। 240 हम क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है और इसके बारे में कौन से कथन सही है? देखिए स्टेटमेंट 1 है लिंगुआ फ्रैंका इज अ फ्रेंच लैंग्वेज। लिंगुआ फ्रैंका जो है ये जो शब्द है यह एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, एक हो गया। दूसरा है इट इज लैंग्वेज और डायलेक्ट सिस्टमेटिकली यूज्ड टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल बिटवीन पर्सन नॉट शेयरिंग इन नेटिव लैंग्वेज और डायलेक्ट। यहाँ पे कहा है यह भाषा या बोली है जो किसी व्यक्ति द्वारा मूल भाषा या बोली नहीं साझा करने वाले के बीच संचार का संभव। इतनी कहानी मत जानिए, नॉर्मल जानिए कि अगर 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति उस पर्टिकुलर जगह की भाषा नहीं बोल सकते हैं, मूल भाषा उनको नहीं आती है, तो जिस भाषा के माध्यम से वो आपस में बातचीत करेंगे उसको लिंगुआ फ्रैंका कहा जाएगा, राइट। सेलेक्ट द करेक्ट कोड है A1, B है 2, C है बोथ 1 and 2 और D है neither 1 nor 2। कौन सा सही होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा B मतलब कि ओनली B कौन सा है? ओनली 2 सही है। और 1 क्या है? लिंगुआ फ्रैंका एक फ्रांसीसी भाषा, मतलब सिर्फ जो है हमारा B सही है। लिंगुआ फ्रैंका जो है वो फ्रांसीसी भाषा नहीं है। ये हो गया हमारा गलत। और बिल्कुल जो है लिंगुआ फ्रैंका किसको बोलता है? 2 व्यक्ति अगर आपस में बात करते हैं तो उनमें जो भी बात साझा की जा रही है और वो मूल भाषा में नहीं है तो आपस बोलचाल में समझी जाने वाली भाषा को हम कहते हैं लिंगुआ फ्रैंका, राइट। फ्रैंकली लोग उसको समझ सके। 241 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मोस्ट ऑफ द एंशिएंट एंड मॉडर्न स्क्रिप्ट्स इन इंडिया आर डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब भारत में अधिकांश प्राचीन और आधुनिक लिपियां ब्राह्मी लिपि से विकसित की गई है। दूसरा देखिए मोस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट वाज क्लियर। अब सिंधु लिपि के अधिकांश शिलालेख स्पष्ट थे। चौथा देखिए अशोक के रॉक कट एडिक्ट ब्राह्मी शिलालेख के सबसे अच्छे उदाहरण है और इसे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। करेक्ट कोड आपको चुनना है। A ओनली 1 हो गया, B
ओनली 1 एंड 2 हो गया, सी 1 एंड 3 हो गया और डी ओनली 2 एंड 3 हो गया। क्या सही हो गया? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी। सी का मतलब कि कथन 2 गलत है, मतलब कि सी आप देखिए 1 एंड 3 है, 1 एंड 3 सही होंगे और कथन 2 है वो गलत है। सिंधु लिपि के अधिकांश शिलालेख क्या है? अस्पष्ट है, नॉट क्लियर्ड है। यहाँ पे आप जो यहाँ पे लिखा गया है सिंधु लिपि के अधिकांश श्लेख बिल्कुल ही क्लियर है, स्पष्ट है, ये बात गलत है। वो क्या है? अस्पष्ट है, नॉट क्लियर। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि क्लियर को आप काटिए और यहाँ पे लिखिए नॉट क्लियर, ठीक है, उसको अच्छे से नहीं पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं 242, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट देखिए, खरोष्टी स्क्रिप्ट इज एन एंशियंट स्क्रिप्ट यूज्ड इन एंशियंट गांधार टू राइट द गांधारी प्राकृत एंड संस्कृत। अब खरोष्टी लिपि एक प्राचीन लिपि है जिसका उपयोग प्राचीन हमारे गांधार में किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? एक तो हमारी गांधारी भाषा हो गई, राइट, गांधारी जो प्राकृत भाषा थी उसकी, और दूसरी संस्कृत की लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। किसका? गांधार लिपि का, गांधार कौन सी? खरोष्टी लिपि का, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ही क्लियर रखिए। स्टेटमेंट है ये, आपको बताना सही है गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट वॉज डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। खरोष्टी लिपि को किसने डेसिफर किया था? डेसिफर मतलब कि पढ़ लिया जाना, समझ जाना कि भाई इसका मतलब ये है। तो उसको डेसिफर किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने डिक्रिप्ट किया था। उसके बाद से हम जानते हैं खरोष्टी स्क्रिप्ट इज मोस्टली रिटन लेफ्ट टू राइट। खरोष्टी की जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो ज्यादातर लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। लेफ्ट टू राइट से आप क्या समझते हैं? मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपको पूरा जो स्क्रीन दिख रहा है ये आपका कॉपी है, ये वाला हिस्सा हो गया लेफ्ट, क्योंकि आप जैसे ही बैठते हैं तो ये आपके लेफ्ट साइड में पड़ता है। दूसरा ये हो गया राइट। आप इंग्लिश को कैसे लिखते हैं? जैसे मैं लिखूंगा आई एम अ गुड बॉय, राइट, तो आपने यहाँ से लेफ्ट से इसको शुरू किया और राइट की तरफ लिखे। हिंदी भी जो है वो हमारी मतलब इधर से इधर ही लिखी जाती है, लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। लेकिन उर्दू जब आप लिखेंगे उसको आप कहाँ से लिखते हैं? राइट टू लेफ्ट लिखते हैं इसको, राइट। लेकिन हिंदी इंग्लिश जो है लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। इसका मतलब ये है कि खरोष्टी को भी ज्यादातर बाएं से दाएं लिखा जाता था, आज की हमारी हिंदी और इंग्लिश की तरह। करेक्ट कोड आपको बताना है A12, B13, C23 और D ऑल ऑफ देम। कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा A12 सही है, तीसरी हमारी गलत है। तीसरा क्या गलत है? खरोष्टी लिपि को ज्यादातर दाएं से बाएं की तरह लिखा जाता था। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि खरोष्टी जो है वो हमारी, पीछे आते हैं थोड़ा सा, खरोष्टी लिपि को ज्यादातर किधर से किधर लिखा जाता था? इसको तुरंत ही, ये हो गया हमारा राइट, ये हो गया हमारा लेफ्ट। जैसे हम उर्दू लिखते हैं तो उर्दू में इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है। वैसे ही जो हमारी खरोष्टी थी, खरोष्टी जिसको कि जेम्स प्रिंसेप साहब ने मतलब पहली बार डेसिफर किया था, वो भी हमारे राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। और यह गांधार वाले हिस्से में आप जानिए कि गांधारी प्राकृत और संस्कृत इन दोनों को लिखे जाने की लिपि थी। ठीक है, कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि। किधर से लिखी जाती थी? राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं 244, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सही है? पहला स्टेटमेंट हम देखें, गुरु ग्रंथ साहिब हैज बीन रिटन इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट। अब गुरु ग्रंथ साहिब जो लिखा गया है, गुरु ग्रंथ साहिब आपको पता है क्या है? ये सिखों का, मतलब जब वहां पे गुरुओं का ये खत्म हो गया तो उस समय गुरु गोविंद सिंह ने, उन्होंने क्या किया कि गुरु ग्रंथ साहिब को ही कहा कि इसके बाद से सिखों के लिए दूसरा कोई भी गुरु नहीं होगा, क्योंकि उनको ऐसा अंदेशा था कि बाद में जो थे लोग आपस में फाइट करते गुरु की पदवी पाने के लिए। इसलिए जो सिखों के 10वें गुरु थे, कौन थे हमारे? गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही कह दिया कि आज से यही जो होगा हमारा गुरु होगा और इसके बाद से कोई गुरु नहीं होगा। तो गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है, गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। तो
पहला हो गया मोदी स्क्रिप्ट मुख्य रूप से गुजराती भाषा लिखने के लिए उपयोग की जाती है। कौन सी भाषा? मोदी स्क्रिप्ट। ठीक है, मोदी स्क्रिप्ट गुजराती भाषाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तीसरा, देवनागरी स्क्रिप्ट इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देवनागरी जो मतलब जिसमें हम हिंदी लिखते हैं वो यहाँ से लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। और हिंदी हम जानते हैं कि यहाँ से, जैसे कि मैं आम खाता हूँ, किधर से आपने लिखा है इसको? यहाँ से लेफ्ट से शुरू किया और राइट की तरफ लिखा। तो देवनागरी जो लिपि है वो अधिकतर कहाँ से? लेफ्ट से लेकर राइट तक लिखी जाती है। अब आपके पास तीनों स्टेटमेंट हो गए। करेक्ट कोड को चुनिए। ए है 1 2 और बी है 1 and 3 और सी है 2 and 3 और डी है ऑल ऑफ द। इसमें से कौन हमारा होना चाहिए? बिल्कुल ही आप ध्यान देकर के बताएं कि इनमें से कौन सा होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी। बी कहने का मतलब 1 and 3, मतलब कि दूसरा गलत है। दूसरा क्या गलत है? मोदी स्क्रिप्ट, मोदी लिपि जो है वो मुख्य रूप से गुजराती भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त की जाती है। यहाँ पे देखिए मोदी और ये लिपि, राइट, मुख्य रूप से गुजराती भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त की जाती है। यह बात गलत है। क्या है? मोदी स्क्रिप्ट मुख्य रूप से किसको? मराठी भाषा को लिखने के लिए कौन सी यूज की जाती है? मोदी स्क्रिप्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मोदी जो है, नरेंद्र मोदी, वो गुजरात के 4 बार सीएम रह चुके हैं, इसलिए आप सोच रहे हैं कि ओके गुजरात में मोदी थे इसलिए जो है मोदी जो होगी गुजराती भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त की जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। मराठी भाषा लिखने के लिए मोदी लिपि का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं 245। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट आप देखिए, ब्रह्म संप्रदाय इज एसोसिएटेड विद ब्रह्मदेव। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मदेव के साथ जुड़ा हुआ है, से संबंधित है। दूसरा देखिए, द फाउंडर ऑफ ब्रह्म संप्रदाय वाज माधवाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे माधवाचार्य। तीसरा देखिए, ब्रह्म संप्रदाय इज प्रोमिनेंट सेक्ट्स अंडर शैविज्म। शैव धर्म के अंतर्गत ब्रह्म संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है। ये 3 आपने स्टेटमेंट देख लिए। उसके बाद करेक्ट कोड देखिए, ए हो गया only 1, बी हो गया only 2, सी हो गया 1 and 2 और डी हो गया only 2 and 3। क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन? होगा हमारा बी। बी बोले तो only 2 जो है वो हमारा सही है। दैट मीन्स स्टेटमेंट हमारा 1 और 3 जो है ये हमारे 1 और 3 गलत हैं। एक एक करके हम इन दोनों को देखेंगे। ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्म देवता के साथ जुड़ा हुआ है, यह बात है। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या बात है। ब्रह्म संप्रदाय जो है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय ये हमारा जुड़ा हुआ किसके साथ? विष्णु। ठीक है, विष्णु फिर हो गया और ब्रह्मा। ये किसके लिए इनको माना जाता है कि ये सार्वभौमिक निर्माता के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब कि भगवान और विष्णु, भगवान विष्णु को कहा जाता है कि वो लोगों के वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में आप पाएंगे कि कहा जाता है कि ब्रह्मा जो है वो सबके जितने भी भूत के प्राणी हैं, भूत के प्राणी मतलब कि जो भी जिनका फिजिकल बॉडी है, चाहे वो आकाश में कोई चीज हो, कोई भी आकाशीय पिंड हो, सारी चीजों को ब्रह्मा ने बनाया है, तो वो सार्वभौमिक निर्माता हो गए। उसके साथ ही भगवान विष्णु को उसका पालनहर्ता कहते हैं। मतलब कि कोई भी चीज अगर अपने एग्जिस्टेंस में है तो वो विष्णु की वजह से है। और शिव को संहारक कहते हैं। तो ब्रह्म संप्रदाय जो है वो भगवान विष्णु और उसके बाद से ब्रह्मा या सार्वभौमिक निर्माता के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें विष्णु भी हैं, ऐसा नहीं ब्रह्म है तो सिर्फ ब्रह्मा होगा। दूसरा आप देखिए कि ब्रह्म संप्रदाय इज प्रोमिनेंट सेक्ट्स अंडर वैष्णविज्म। यहाँ पे लिखा गया था कि तीसरा, शैव धर्म के अंतर्गत ब्रह्म संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है। किसकी बात कही जा रही है? शैव धर्म के अनुसार, राइट। अब आप अगर हम पहला वाला देखें कि ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्म देवता के साथ जुड़ा हुआ है, तो ब्रह्म देवता और किसके साथ? विष्णु के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कहीं पे भी शिव का नाम आया है? कहीं पे भी शिव का नाम नहीं आया है। तो शैव धर्म के साथ कैसे ब्रह्म संप्रदाय जुड़ेगा? ये बिल्कुल ही गलत है। किसके साथ ये जुड़ेगा? ये जुड़ेगा वैष्णविज्म के साथ, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु का नाम है, तो ये वैष्णविज्म के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं 246। दिस इज ऑल्सो नोन एज सिद्ध सिद्धांत। इसे सिद्ध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दे आर एडहर्ड टू द टीचिंग ऑफ गोरखनाथ एंड वर्शिप आदिनाथ इन फॉर्म ऑफ शिवा। दे यूज द टेक्निक ऑफ हठ योग। अब इसमें कहा जाता है इसे सिद्ध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है।
वे गोरक्षनाथ के उपदेशों का पालन करते हैं और शिव के रूप में किसको मानते हैं? ये शिव के रूप में आदिनाथ की पूजा करते हैं। वे हठ योग की तकनीक का उपयोग करते हैं। यह कौन सा संप्रदाय है? कौन सा संप्रदाय है आप बताइए? पहला है नाथपंथी, दूसरा है लिंगायत के बारे में ये ऊपर वाली बात कही जा रही है, अघोरी के बारे में बात कही जा रही है, और डी है सिद्धर या सिद्धों के बारे में बात की जा रही है। अब आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए नाम आया है यहाँ पे, कौन सा है? गोरक्षनाथ के उपदेशों का पालन करते हैं। यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मान लीजिए आप में से बहुत सारे यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। योगी आदित्यनाथ कौन है? ये गोरक्षपीठ है, गोरखपुर में गोरक्षपीठ है, उसके ये मठाधीश भी है, ठीक है, उसके मठाधीश हैं। तो गोरखनाथ के उपदेशों का कौन पालन करेगा? लास्ट में इनके क्या है? लास्ट में इनके नाथ है। ध्यान दीजिए, लास्ट में क्या है? नाथ है। इसलिए बिल्कुल ही सही क्या होना चाहिए? नाथपंथी होने चाहिए। चलिए आप देखिए कि करेक्ट कोड इसमें क्या है। करेक्ट कोड है बिल्कुल नाथपंथी है। आप समझ गए कि क्यों मैं यहाँ पे यूपी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कहा जा रहा है, क्यों कर रहा था? क्योंकि वो गोरखनाथ पीठ के अध्यक्ष हैं और इनके नाम में भी आदित्यनाथ है, और अगर ये नाथ है तो ये नाथपंथी लोग ही हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 247। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पुष्टि मार्ग संप्रदाय? पुष्टि मार्ग संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुष्टि मार्ग संप्रदाय की बात हो रही है। पहला हम देखते हैं कि यह वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय हो गया। दूसरा है इट वॉज फाउंडेड बाई कृष्णाचार्य, इसकी स्थापना कृष्णाचार्य ने की थी। ध्यान रखिए, ये मेन चीज नहीं भूलना है कि बात पुष्टि मार्ग संप्रदाय के बारे में हो रही है। तीसरा है द डिवोशन इज बेस्ड ऑन प्योर लव फॉर लॉर्ड कृष्णा, और पुष्टि मार्ग संप्रदाय में पूरी भक्ति जो है वो भगवान कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पर आधारित है। तीसरा है चैतन्य महाप्रभु इज एसोसिएटेड विद सेक्स, चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप जानते हैं, वो बंगाल के रहने वाले थे और शिव के प्रति कृष्ण के प्रति उनका प्रेम जो है अतुलनीय माना जाता है। उनके लिए कई सारे उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कोड है, आप देखिए कौन से चुनिए, सही बताइए। ए है 1 2 3, बी है 2 3, सी है 1 and 4 और डी है 1 and 3। कौन सा यहाँ पे सही होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी। डी हमारे कहने का मतलब है कि 2 और यहाँ देखिए डी कहने का मतलब 1 और 3 सही है, मतलब कि स्टेटमेंट 2 and 4 आर रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 and 4 में क्या गलत है? स्टेटमेंट 2 पहले हम देखेंगे। 2 में कहा गया है कि इसकी स्थापना कृष्णाचार्य ने की थी, यह बात गलत है कि इसकी स्थापना किसने की थी। स्थापना यहाँ पे तुरंत ही कृष्णाचार्य जी का नाम काटिए और यहाँ पे क्या लिखिए? आप लिखिए यहाँ पे इसकी स्थापना हमारे वल्लभाचार्य जी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए कि इसमें क्या है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा गया कि चैतन्य महाप्रभु पुष्टि मार्ग संप्रदाय से जुड़े हुए थे। चैतन्य महाप्रभु, ये बिल्कुल ही गलत है। चैतन्य महाप्रभु किससे? ब्रह्म संप्रदाय से जुड़े हुए थे। कौन से संप्रदाय से? यहाँ पे लिखिए ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु हमारे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट आप देखिए, निम्बार्क संप्रदाय इज ऑल्सो नोन एज दशनामी सन्यासी संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के लोगों को दशनामी सन्यास संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द फॉलोअर्स ऑफ निम्बार्क संप्रदाय वर्शिप लॉर्ड शिवा, और जो भी निम्प्रदाय संप्रदाय के लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं? लॉर्ड शिव की, भगवान शिव की ही वो पूजा करते हैं। अब आप यहाँ पे कोट्स देखिए, कोट्स हमारे क्या है? ए है हमारे 1, बी है 2, सी है 1 2 और डी है नीदर 1 नॉट 2, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों ही गलत है। निम्प्रदाय संप्रदाय को दशनामी सन्यासी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, बात गलत है। इसको क्या हुआ है कि निम्प्रदाय संप्रदाय को किस नाम से? यहाँ पे लिखा है कि हमसा संप्रदाय से और या फिर कुमार संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या था कि वे भगवान शिव की पूजा लिंग के रूप में करते हैं। ये यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन डी था ना हमारा। करेक्ट ऑप्शन हम देखते हैं इसका डी होगा। डी कहने का मतलब है कि नीदर 1 नॉट 2, दोनों ही हमारे गलत हो गए।
क्या गलत हो गया? निम्प्रदाय संप्रदाय को कहा जा रहा है कि दशनामी सन्यासी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। यह बात हमारी गलत हो गई। किस किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे आप देखिए कौन सा है, एक हमसा संप्रदाय के नाम से जाना जाता है और दूसरा हमारा कुमार संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। किसको? निम्बार्क संप्रदाय को। उसके अलावा है निम्प्रदाय संप्रदाय जो है वो किसकी पूजा करता है? उसमें राधा और कृष्ण देवता की पूजा की जाती है। इसमें क्या लिखा था? इसमें लिखा था हमारा कि निम्बार्क समुदाय में शिव की पूजा की जाती है। बिल्कुल गलत है, राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। 249 हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट आप देखिए, लिंगायत संप्रदाय जो है एकेश्वरवाद में विश्वास करता है कि एक ही ईश्वर होता है, उसमें विश्वास करता है। दूसरा जानिए कि दे वर्शिप लॉर्ड कृष्ण इन द फॉर्म ऑफ लिंग। ये जो लिंगायत संप्रदाय के लोग होते हैं वो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। किसके रूप में? लिंग के रूप में। ठीक है। तीसरा जानिए, दे बिलीव द अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड द कास्ट सिस्टम। वे वेदों और जाति व्यवस्था के अधिकार को, मतलब कि वो मानते हैं कि जो हमारी जाति व्यवस्था है वो होनी चाहिए और सही है, और ये लोग वेदों में भी विश्वास करते हैं। करेक्ट कोड आपको चुनना है कि इसमें से हमारे कौन से सही है। देखिए यहाँ पे 1 है, A, B है, 1, 2 और C है, 2, 3 और D है। ऑल ऑफ देम क्या होना चाहिए? यहाँ पे ये होना चाहिए कथन। करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा बी। अगर मैं आपको दिखाता हूं तो बी का मतलब हो गया 1, 2, मतलब तीसरा वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। यहाँ पे क्या लिखा है कि लिंगायत संप्रदाय के लोग जो हैं वो वेद और जाति व्यवस्था को मानते हैं, लेकिन यह बात गलत है। वेद और जाति व्यवस्था को ये लोग नहीं मानते हैं। कौन सा लोग? लिंगायत संप्रदाय के लोग। नेक्स्ट हम चलते हैं 250। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आप बताएं कि सही उत्तर इसमें से कौन सा है। पहला है, द सेंट्स हु फॉलो शैविज्म इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड अलवर। अब साउथ इंडिया में जो भी संत भगवान शिव की पूजा करता है उसको हम कहते हैं कि वो अलवर है। ठीक है, अलवर है। ये देखिए अलवर। सेंट्स हु फॉलो वैष्णवाइट इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड नयनार। और जो भी संत भगवान विष्णु की पूजा करते हैं साउथ इंडिया में उनको हम कहते हैं कि ये लोग हमारे नयनार हैं। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट हमको मिलेंगे। करेक्ट कोड को आपको चुनना है। ए है 1, बी है 2, सी है बोथ 1 and 2 और डी है नीदर 1 nor 2। दोनों में से कोई भी हमारा नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन डी, मतलब कि दोनों ही हमारे गलत हैं। 1 और 2 बिल्कुल ही नहीं है। क्या है? द सेंट्स हु फॉलो सेवाइट, जो शिव की पूजा करने वाले हैं उनको हम नयनार कहते हैं, और जो भी पूजा करते हैं विष्णु की उनको हम अलवर कहते हैं। एकदम स्टेटमेंट को आप उल्टा रख दीजिए। मतलब कि यहाँ पे लिखिए कि शिव की अगर पूजा हो रही है कहाँ पे? साउथ इंडिया में। ठीक है, तो ये जो पूजा करने वाले हमारे संत हैं इनको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे नयनार कहेंगे। कैसे याद रखना है? शिव के 3 आंखें, 3 नेत्र हैं और नेत्रों को हम नयन कहते हैं। तो अगर कहीं पे नयनार लिखा है तो आपको समझ जाना है कि वो शिव से रिलेटेड है। बस एक याद करने के लिए ये जान लीजिए। दूसरा कि अगर साउथ इंडिया की बात हो रही है, अगर भगवान विष्णु की पूजा करने वाले जो संत हैं उनको क्या कहेंगे? अलवर। ठीक है, अलवर कहेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं 251। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आजीवक। अब आजीवकों के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है हमारा, दे बिलीव दैट वॉट एवर हैड हैपन इज हैपनिंग और विल हैपन इज इंटायरली प्री ऑर्डेंड और प्री डिसाइडेड। अब जो आजीवक स्कूल का मतलब मैं आपको फिर से यहाँ पे याद दिला दूं, पूरे आर्ट एंड कल्चर के दौरान जहाँ पे भी स्कूल आएगा वहाँ पे आप विद्यालय नहीं सोचेंगे। स्कूल का मतलब होता है कि अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट, पर्टिकुलर दिशा में सोचने वाले लोग, चाहे वो म्यूजिक को फॉलो करने वाले लोग हैं तो वो स्कूल हो गया, या फिर डांस फॉर्म को, या फिर किसी पर्टिकुलर लाइफस्टाइल को, या फिर किसी पर्टिकुलर थॉट को मानने वाले लोग हैं तो उसको स्कूल कहते हैं। राइट। अब यहाँ पे आप जान लीजिए कि आजीवकों के बारे में ये बात कही जा रही है कि वो मानते हैं कि जो भी कुछ हुआ या जो हो रहा है या जो होगा वो पूरी तरह से पूर्व निर्धारित है और पूर्व निर्धारित है। एवरीथिंग इज रिटन। आपके साथ क्या बुरा होना है, क्या अच्छा होना है, ईश्वर ने आपकी डेस्टिनी में पहले से ही वो लिख दिया है। ठीक है, बाद में कोई भी चीज़ें बिल्डअप नहीं होती है। मेरा थॉट नहीं है, आजीवकों का थॉट है, वो भी आपको बताना है कि सही है गलत है।
फिर दूसरा देखिए, दे बिलीव इन कर्म डॉक्ट्राइन, वे कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। तीसरा देखिए, दे बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इन एवरी लिविंग बीइंग, वह प्रत्येक जीव में आत्मा के अस्तित्व बारे में विश्वास करते थे। चौथा आप जानिए कि अशोक 7th पिलर एडिक्ट्स मेंशन अबाउट आजीवक, अशोक के 7वें स्तंभ में आजीवकों के बारे में उल्लेख है। करेक्ट कोड आपको देखना है A123, B234, C124 और D134। कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा? करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। डी का मतलब 134 सही है। स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। क्या है? आजीवकों को कहा गया कि वे कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। अब एक ही बात मुझे बता दीजिए कि जो व्यक्ति, जो पर्टिकुलर संप्रदाय, यहाँ स्टेटमेंट 1 सही हो चुका है, वो मानते हैं कि वॉट एवर इज हैपनिंग और वॉट एवर हैज हैपेंड और विल हैपन, जो भी चीजें होने वाली हैं, होंगी या हो चुकी हैं, वो सारी भगवान के द्वारा पूर्व निर्धारित हैं। ऐसे लोग कैसे कर्म में विश्वास रखेंगे कि आप अच्छा कर्म कीजिए और कुछ लिखा भी होगा तो वो चीजें बदल जाएगा? तो ये बात बिल्कुल ही एक दूसरे की उल्टी है, कॉन्ट्रैरी है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। नेक्स्ट हम चलते हैं 252। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है जकत इज अ होली बुक ऑफ मुस्लिम, जकत मुस्लिमों का एक पवित्र ग्रंथ है। दूसरा है द मुस्लिम शुड ऑफर नमाज और प्रेयर 3 times a day, मुस्लिमों को क्या करना चाहिए? नमाज को या प्रेयर को दिन में 3 बार करना चाहिए। हो गया? मुसलमानों को दिन में 3 बार नमाज या प्रार्थना करनी चाहिए। तीसरा है मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम इन इंडिया आर सिया, भारत में जो मुस्लिमों की मतलब ज़्यादा संख्या है वो उसमें से अधिकांशतः क्या है? सिया संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं। कहा जाता है कि मुस्लिमों के अंदर कोई भी अंदर में कोई भी सेक्ट नहीं है, उसमें कोई भी सब डिविजन्स नहीं है, बिल्कुल है। वहाँ पे आप पाएंगे कि सिया है, अहमदिया है, ठीक है। और उसके पहले आर्ट और कल्चर में एक टोपियों वाला जो आया था वो भी हमने जाना था कि किसके टोपियां हैं। तो एक कौन सा संप्रदाय है, तो मतलब कई सारे संप्रदाय हैं मुस्लिमों में, ठीक है। तो भारत में अधिकांश मुसलमान सिया हैं, ये स्टेटमेंट है। 3 हो गया हमारा। अब आपको बताना है कि सेलेक्ट द करेक्ट कोड सही, आप इसमें से कौन सा सही है। ए हो गया ओनली 1 and 2, बी हो गया ओनली 1 and 3 और सी हो गया ऑल ऑफ देम और डी हो गया नन ऑफ देम, ठीक है। हम देखेंगे करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे डी, नन ऑफ देम। तीनों के तीनों गलत है। पहला क्या रहा है? जाकात इज अ होली बुक ऑफ मुस्लिम, बिल्कुल ही गलत है। आप सबको पता है कि मुस्लिमों की होली बुक कौन सी है, होली बुक कौन सी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्रोफेट वन हैज टू गिव अ पोर्शन ऑफ द अर्निंग्स टू द नीडी एंड पुअर एंड दिस इज कॉल्ड एज जाकात। मतलब कि प्रोफेट मोहम्मद के हिसाब से, प्रोफेट मोहम्मद जो कि माना जाता है कि इन्हीं के बाद से इस्लाम की जो शुरुआत या लोगों में ये फेमस होना शुरू हुआ है, ठीक है। तो प्रोफेट मोहम्मद के हिसाब से अपनी कमाई का एक हिस्सा आप जो भी जरूरतमंद हैं, नीडी लोग हैं या पुअर लोग हैं, जब उसको देते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये जो है ये हमारी जकत है, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे क्या लिखा गया था? यहाँ पे लिखा गया था जकत जो है वो मुस्लिमों की होली बुक है। होली बुक तो भाई उनकी क्या होनी चाहिए? कुरान होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट भी हमने कहा कि ये गलत था। मुसलमान को दिन में 3 बार नमाज या प्रार्थना करनी चाहिए। तो मुझे जहाँ तक पता है या जो मैंने पढ़ रखा है, आप ये पूरा जो बनाया गया है वो कहाँ से बनाया गया है? आर्ट एंड कल्चर है, नितिन सिंघानिया से और स्पेक्ट्रम बुक से, NCERT से, CCRT के द्वारा, ये सारी जगह से। वहाँ पे आप जाइए, इस्लाम के बारे में पढ़िए, आपको पता चलेगा कि मुस्लिम को दिन में 3 बार नहीं नमाज पढ़नी है, दिन में कम से कम 5 बार नमाज पढ़ना है, ठीक है। नमाज 5 बार होना है। फिर जो है क्या था? भारत में अधिकांश मुसलमान सिया हैं, बिल्कुल गलत है। भारत में अधिकांश मुस्लिम कौन से हैं? सिया न हो करके वो क्या है? सुन्नी है। तो इस तरह से आप जाना है कि तीनों ही कथन हमारे गलत हैं और डिफरेंट चीज़ों की बात करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप प्लीज़ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि पूरा आर्ट एंड कल्चर आपका इसी चैनल पे आपको समझाया जाएगा। PDF जो है आपको पेड कोर्सेज में मिल जाएंगे और सारी चीज़ें आप बिल्कुल इसको देखते रहिए, इसको सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स। ये पूरे 500 क्वेश्चन है। थैंक्स एंड जय हिंद।